नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे निवेशक है जिनकी ये क्वेरी है कि सर मार्केट में गिरावट हो रही है, वो वाली बात तो अलग है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो यहाँ की गिरावट है वो तो एक अलग लेवल पे जा रही है। हमारा पोर्टफोलियो इसकी बिल्कुल 12 बजा रखी है इस फंड ने। तो सर उसके क्या रीजन हो सकते हैं? यहाँ से सर हमको होल्ड करना है, एक्सिट करना है या नया पैसा निवेश कर सकते हैं? इसलिए पूरा वीडियो डिटेल में होने वाला है। यहाँ पे 5 ऐसे पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता पड़ेगा इसने जो होल्डिंग है, जो 19 स्टॉक्स में पैसा निवेश कर रखा है, होल्डिंग बिल्कुल मिनिमम क्यों कर रखी है, और कंप्लीट रीजन पता पड़ेगा कि सर मार्केट में गिरावट के टाइम इसमें ज्यादा से ज्यादा गिरावट क्यों हम फेस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करें तो कमाई की कमी, वीक अर्निंग ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर हम देखें अभी करंट टाइम में अगर डेटा उठा के देखें तो इंडिया की काफी ऐसी कंपनी हैं जिनके तिमाही के जो नतीजे आए थे वो सही नहीं आए थे। उनमें काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो किस कैटेगरी के हैं? मिड कैप कैटेगरी के हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा मिड कैप कैटेगरी में वैसे अगर हम देखें तो 150 स्टॉक्स का क्या होता है? इंडेक्स होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो मात्र 19 स्टॉक्स में पैसा निवेश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसको चेंज करा है। चेंज क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे तिमाही के जो नतीजे हैं मिड कैप कैटेगरी के, काफी ऐसे स्टॉक्स उनके सही नहीं आए हैं। तो इसने क्या करा है? अपनी जो होल्डिंग है बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम कर दी है। पहला रीजन यहाँ पे आपको समझ में आ गया, बिकॉज यहाँ पे क्या है, काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी अगर तिमाही के नतीजे देखें तो सही नहीं आए थे। चलिए अगर सेकंड रीजन पे हम बात करें तो मतलब से ज्यादा कीमत, ओवर वैल्यूएशन। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें 150 स्टॉक में से 19 स्टॉक्स में पैसा निवेश करा है क्योंकि उनके तिमाही के नतीजे सही नहीं थे। तो 19 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में इस तरीके के लिए गए थे जिसका वैल्यूएशन काफी अच्छा है, मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखोगे पीबी, तो पीबी दिखेगा आपको 9.23% का, मतलब पीबी रेशियो है 2% से ज्यादा। जितना भी ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। मतलब ये होता है कि आपने जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए वो 100 रुपए की वैल्यू पे आया और करंट टाइम में मान लीजिए 1000 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की परसेंटेज निकाली जाती है कि भैया अपनी बुक वैल्यू से कितनी परसेंट ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो वो आपकी कहलाती है पीबी। मतलब यहाँ पे जो 19 स्टॉक्स है मार्केट में काफी ऊपरी वैल्यू पे हैं, इसका मतलब ये है कि भैया इसका वैल्यूएशन है काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। अब वैल्यूएशन का कैसे पता करोगे? इसका पी अगर आप चेक करोगे तो 68.77% का पी आपको देखने को मिलेगा। मतलब मिड कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स से भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ पी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर इस फंड की बात करें तो ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया है, मिड कैप कैटेगरी की काफी ऐसी कंपनी है जिनके नतीजे सही नहीं आए थे, तो यहाँ पे ऐसी कंपनी पिक करी गई जिसके कंपनी के नतीजे अच्छे थे। ठीक है, अब नतीजे अच्छे थे, पोर्टफोलियो में पिक करी गई, तो वहां पे नॉर्मल सी बात है हमको ग्रोथ देखने को मिली। अब ग्रोथ देखने को मिली तो धीरे धीरे यहाँ का वैल्यूएशन बढ़ गया है। और जो 19 स्टॉक्स है उनका अभी के टाइम में देखे तो इंडिया के अंदर ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकंड रीजन यहाँ पे आपको पता चल गया। चलिए तीसरे रीजन की तरफ बात करें तो यहाँ पे तरलता की कमी, लिक्विडिटी इशू। अब तरलता की कमी ऐसा नहीं है कि आपने मिड कैप फंड में निवेश करा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में निवेश करा, अब यहाँ से आप पैसा निकालोगे तो पैसा नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। इसकी प्रॉपर जानकारी कुछ और है। मिड कैप कंपनी है, अक्सर बड़ी कंपनियों की तरह अगर जल्दी बेचनी पड़े तो बेच नहीं पाती हैं। क्यों नहीं पाती हैं? क्योंकि उनके शेयर कम ट्रेड होते हैं, कम लोग खरीदते बेचते हैं। जब निवेशक बड़ी मात्रा में निकासी करें तो प्राइस पर दबाव बढ़ता है। ठीक है, एक मैंने आपको रीजन तो बता दिया है। सेकंड रीजन क्या है? इसके जो स्टॉक्स है बिल्कुल मिनिमम से हैं। अब मिनिमम से स्टॉक्स हैं इसलिए यहाँ पे क्या होता है भैया, जब भी ज्यादा सेल एंड बाइंग होती है, जब भी ज्यादा सेल बढ़ती है तो वहां पे क्या होता है, दबाव बढ़ता है, उस वजह से भी इसका प्राइस है कहीं ना कहीं डाउन जाता है। ठीक है, चलिए अगर आगे की तरफ चलें तो यहाँ पे चौथे नंबर पे है विदेशी निवेशकों का निकलना, एफआईआई सेल। आपको पता ही है एफआईआई पे तो आपको सबको पता है कि जो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी इंडिया का मार्केट उनको लगता है ओवर वैल्यूड है तो वो क्या करते हैं, इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हैं और जिस भी कंट्री का मार्केट उनको अच्छा लगता है उस कंट्री में पैसा वो डाल देते हैं। ठीक है, चलिए हमारे आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या इसको सेल कर देना चाहिए। पांचवा हमारा पॉइंट है बाजार का सेंटिमेंट
इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स कमजोर होना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये लिखा हुआ है, जब लोग सुनते हैं कि बाजार गिर रहा है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, तो पैनिक सेलिंग बढ़ता है। मिड कैप शेयरों में ये असर अधिक होता है क्योंकि वो वॉलेटाइल होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, ठीक है, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश कर रहे हो, तो आपने देखा होगा स्मॉल कैप और मिड कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में जब भी गिरावट आती है ना, तो वहां पे क्या पैनिक कंडीशन बन जाती है, और पैनिक कंडीशन ऐसी बनती है कि सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब सेलिंग स्टार्ट होती है तो फंड मैनेजर परेशान होता है। एक तरफ तो जो उसने पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, वहां पे ट्रेडिंग हो रही है, वहां से नुकसान हो रहा है डेली बेसिस पे, और एक तरफ से जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है वो पैसा निकाल रहे हैं। तो वहां पे क्या फंड मैनेजर को देखना पड़ता है, भैया जो मार्केट में पैसा लगाया वो भी धीरे धीरे निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो जिनने भी रिडीम्पशन की रिक्वेस्ट डाली उनको पैसा भी देना है। तो कहीं ना कहीं फंड स्टेबल नहीं रह पाता है, और अधिक से अधिक वहां पे क्या गिरावट हमको देखने को मिलती है। तो सारे ही रीजन मैंने आपको बता दिए कि भैया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा उसके रीजन क्या हो सकते हैं। अब बात आ रही है कि सर यहाँ पे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एक्सिट करें, या मोटा पैसा और निवेश करें। तो देखो पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आज इंडिया के अंदर बड़ी से बड़ी गिरावट हो चुकी है। आपने देखा होगा, ठीक है, कोविड भी हमने फेस करा है, नोटबंदी भी फेस करा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो पहली चीज तो गिरावट के टाइम में अगर इंडेक्स कितना भी नीचे जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका टारगेट है ना, तो हमेशा ये देखना मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है, ठीक है। इसलिए आपने किसी भी फंड में निवेश कर रखा हो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अगर आपने निवेश कर रखा है, तो ऐसा नहीं है ओवर वैल्यूड है तो यहां से पैसा निकाल लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 20 साल का टारगेट है, तो 20 साल तक एक बार बताओ, मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट का जो स्तर है वो निचला ही रहेगा। भैया ओवर वैल्यूड नहीं होगा जब तक नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा तो फिर वापस ओवर वैल्यूड नहीं होगा। जब ओवर वैल्यूड हुआ तब भी तो आपने प्रॉफिट कमाया ना। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे क्या होगा, नीचे जाएगा, फिर एक टाइम आएगा वापस से ऊपर जाएगा। तो मार्केट इसी तरीके से अप एंड डाउन लगी रहती है, वॉलेटिलिटी लगी रहती है। अभी अगर आपके पास मोटा पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हो तो निवेश करो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेलिंग नहीं करनी है, और अपना जो एसआईपी है, लमसम है, इन्वेस्टमेंट को खत्म नहीं करना है। बिकॉज फंड अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फंड मैनेजर ने जो यहाँ पे एनालिसिस कर रखा है, जिनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट था। क्यों भैया, हम ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में पिक करेंगे जो क्या करेंगे, मार्केट में जो जिनका क्या है, मार्केट में वैल्यूएशन अच्छा है, और करंट टाइम में अगर वो 1 महीने 2 महीने में भी हमको ग्रोथ बना के दे रहे तो हम उसको पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे। लेकिन क्या है, मार्केट में जब गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है उसमें देखा जाता है, इस तरीके के जो फंड होते हैं उसमें गिरावट ज्यादा हमको देखने को मिलती है। तो यही एक रीजन है, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इजिली निवेश यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राम।